यहां से आगे बढ़ते हम लोग सोप से। आगे क्या दे रखा है, डिटर्जेंट। ये तो हम लोगों ने सोप का काम किया था, लेकिन डिटर्जेंट क्या है वो पहले समझते हैं। जिस तरह से सोप होता है इसी तरह से डिटर्जेंट का भी स्ट्रक्चर है। इसका भी एक्टिव हेड होता है, मगर इसमें होता है सल्फेट ग्रुप। सल्फेट का ये एक्टिव हेड होता है, सल्फेट का। जैसे उसमें सोडियम था ना, पोटेशियम था, इसमें सल्फेट का होता है। इसी तरह से टेल भी होता है इसमें। कितनी बात सुनिए, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, पानी जो है ना दो तरह के वाटर होते हैं। वाटर जो है ना टू टाइप्स के हैं। एक होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना, एक होता है हार्ड वाटर। कितनी बात सुनिए, सॉफ्ट वाटर तो जानते हैं, जो ज़्यादा इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होते और हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। सॉफ्ट वाटर को डायरेक्ट ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे गांव देहात में हम लोग हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, पीते हैं, ठीक है ना। 100 फीट नीचे से पानी निकालो, पानी पी लेंगे, तो ये सॉफ्ट वाटर होता है, ज़मीन से जो नीचे से निकालते हैं। हार्ड वाटर आमतौर पर नदी का पानी, समंदर का पानी हार्ड वाटर होता है, उसमें दूसरे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर जो है ना दो तरह के होते हैं। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी टेम्पररी हार्डनेस, हार्ड वाटर, और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। कितनी बात समझ में, हार्ड वाटर दो टू टाइप्स के हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो उसको बोलते हैं, हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जिसको अगर हम लोग पानी को बॉयल कर दें तो उसका हार्डनेस खत्म हो जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करना है तो पानी को बॉयल कर दो। बहुत दफ़ा ऐड आता है ना, पानी को बॉयल करके ठंडा करके पीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल पानी में जो हम लोग निकालते हैं वो बहुत सारे उसके अंदर इम्प्योरिटीज आते हैं, तो उसको अगर हीट कर देंगे फिर वो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट बन के फिल्टर करके निकाल सकते हैं उसको, या फिर नीचे बैठ जाता है हीट करके जब ठंडा करेंगे तो ये जो है इसका जो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस, ये बॉइल्ड वाटर का, बॉइल्ड वाटर से ख़त्म हो जाता है। वाटर को बॉयल कर देंगे, टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगा। एक होता परमानेंट हार्डनेस, ये केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए केमिकली ट्रीटमेंट करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाके इसका हार्डनेस जाता है। जो टेम्पररी हार्डनेस है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। बताते हैं कि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो है ना पहाड़ों में बहुत मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पहाड़ पे। ये मिटा दो इसको, ये समझ में आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग आमतौर पे नदी में, ठीक है, या फिर नहर है, नदी है, वहाँ पे हम लोग कपड़े धोते हैं या धोने का रिवाज है, या वहाँ के पानी यूज़ होता है, बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो बाहर बारिश का पानी जो है ना पहाड़ों से होते हुए आते हैं। तो वो पहाड़ों से जब आते हैं तो उनके जो कंपोनेंट है पहाड़ से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हो जाता है। क्या? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये जब डिजॉल्व हो जाता है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का सॉल्ट, तो ये पानी हार्डनेस हो जाता है, ये टेम्परेरी हार्डनेस हो जाता है। ये इट मेक्स वाटर हार्ड। कितनी बात में, ये इसकी वजह से खारा पानी हो जाता है, ये खारा पानी। कितनी बात सुन में। अब इसमें क्या होता है, सोप, सोप जानते हैं ये, अभी उन्होंने सोप लिया था। तो इस पानी में, खारा पानी में अगर हम लोग सोप को लेना जाएंगे, आ रही बात समझ में, कैल्शियम का या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट है ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं,
ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा उसमें सोप में तो हम लोग लेते हैं ना, तो सोप में हम लोगों ने दिखाया था इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसका टर्मिनल एंड जो है ना सोडियम का या पोटेशियम का इस तरह से होता है ना ये। तो ये जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है इससे रिएक्ट कर जाते हैं, इससे रिएक्ट कर जाते हैं, यानी यहाँ पे खुद आकर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक, जब ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाएंगे तो कैल्शियम यहाँ आ जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा। और ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जब यहाँ आ जाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये और ज़्यादा एक्टिव होता है, ये पानी में ज़्यादा खींचने लगता है, पानी में खींचा रहता है ये। और ये जो टेल है ये फैट में जा नहीं पाता, फैट में जा नहीं पाता है। तो क्या देखा गया है कि ये जो सोप है, अगर हार्ड वाटर लेते हैं तो सोप जैसे साबुन है हमारा, अब हाथ पे घस रहेगा, हार्ड वाटर है, पानी लेके हाथ भिगा लिया और साबुन को घसेंगे ऐसे, तो साबुन से तो झाग बनता है ना, झाग बनता है, दिखता है, वाइट वाइट कलर का झाग बनता है। तो वो जो वाइट कलर का झाग है वो बनेगा ही नहीं अगर हार्ड वाटर हुआ तो। क्यों? क्योंकि वो जो सोप है वो पानी से रिएक्ट कर जा रहा है। किससे रिएक्ट कर जा रहा है? वो पानी से रिएक्ट करके, और वो पानी के साथ चला जा रहा है, वो हाथ में झाग बनने नहीं दे रहा है। हाथ में झाग तो तब बनेगा ना जब वो रुकेगा हाथ पे, ठीक है। तो वो इससे रिएक्ट कर करके जो सोप के जो मॉलिक्यूल है वो इससे रिएक्ट कर करके सब पानी में बहते जाते हैं, झाग बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो सोप जो है ना काम नहीं कर पाता, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, ठीक है। जितना भी सोप यूज कर लोगे हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता। फिर हार्ड वाटर में गांव देहात में तो हार्ड वाटर ही यूज होता है, कपड़े धोना, बहुत सारे काम करना, हैंडपंप में पानी, ये तो उसमें क्या हुआ, उस जगह पे फिर डिटर्जेंट काम करता है, हार्ड वाटर के में डिटर्जेंट काम करता है। तो जहाँ हार्ड वाटर है वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में हमने बताया कि ये जो ना सल्फोनेट का टर्मिनल होता है, और फिर ये डिटर्जेंट जो है ना हार्ड वाटर में काम करके सफाई कर देता है, कपड़े की सफाई कर देता है। ये कितनी बात सुन रही? तो क्या बताया कि जो डिटर्जेंट है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो डिटर्जेंट दोनों में काम करेगा। लेकिन सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, डिटर्जेंट में काम नहीं करता। अब तो आबादी हर जगह बस गई है, जो प्लेन एरिया है खेती का एरिया वहाँ पे भी आबादी थी, अब तो जहाँ तहाँ आबादी बस गई है, और वहाँ पे जो पानी का यूज हो रहा है, पानी हर जगह चाहिए, तो वहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि वहाँ पे सोप जो है ना सक्सेस नहीं है, डिटर्जेंट ही यूज होता है। जैसे आजकल हम लोग डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, जैसे रीन है, ठीक है ना और कौन कौन से आता है, टाइड है, ये सब डिटर्जेंट है, सर्फ एक्सेल है। क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं, हम लोग कि जो सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों में काम करता है। तो डिटर्जेंट हर जगह यूज हो रहा है, और इसी एडवांटेज की वजह से डिटर्जेंट का एक्सेस में यूज हो रहा है, हर काम के लिए डिटर्जेंट यूज हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कपड़े धुलाई हो, डिटर्जेंट, रिन है, एरियल है, सर्फ एक्सेल है, यही सब चल रहे हैं। लेकिन इससे कपड़े तो धुल जा रहे हैं, सही धुल रहे हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो पानी जो है हम लोग जो कपड़े धोते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है, ठीक है, कपड़े धोते हैं तो पानी कहाँ जाता है, चले हम लोग, फिर वो नाले से अगले वाले नाले में चला जाएगा, उस नाले से अगले वाले नाले में चला जाएगा, उस नाले से अल्टीमेटली वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, गंगा नदी में, रिवर में, नदी में पहुंच जाएंगे। जितने हम लोग हैं हर रोज लोग कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, नहीं, हर रोज लोग नहाते कपड़े धोते हैं, और हर रोज डिटर्जेंट का कितना यूज हो रहा है, और हर रोज उतना डिटर्जेंट जाना नदी में पहुंच रहा है। तो नदी का जो पानी है उसका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, और उसकी वजह से नदी में जो मछलियां मिल रही हैं या जो फिशेज है वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया उनका जिंदा रहना। कितनी बात सुन में आई, उनका जिंदा रहना पानी में मुश्किल हो गया, एक्वेटिक
जो कंडीशन है पानी का वो चेंज हो गया है, इकोसिस्टम ऑफ वाटर चेंज हो गया। अब वो भी फिशेज जो सरवाइव कर रही हैं वो भी वो जो डिटर्जेंट वाला पानी आता है उसी को रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। फिश किससे रेस्पिरेशन का, फिश का रेस्पिरेशन जो होता है गिल से होता है, वो मुंह से पानी लेता है, इधर से गिल देता है, फिर गिल से लेता है, मुंह से छोड़ता है, वही तो तरीका है। तो वो जितने भी डिटर्जेंट वाले पानी है वो भी तो उनके उसमें से जा रहे हैं, उनके जा रहे हैं, तो उनके बॉडी में भी डिटर्जेंट थोड़े थोड़े करके स्टोर हो रहे हैं। कितनी बात सुनिए। और जो लोग फिश खा रहे हैं वो फिर अल्टीमेटली डिटर्जेंट को खा रहे हैं इनडायरेक्टली, और वो जो डिटर्जेंट को खा रहे हैं वो फिर कहाँ चला जा रहा है, हमारे बॉडी में आ जा रहा है वापस। हमारे बॉडी में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जमा होना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन, यानी ये जो कंपाउंड है जो बॉडी के लिए डेंजरस है मगर इनडायरेक्ट सोर्स से होते हुए वो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी अब मछली खाना पहले की तरह फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अब डिटर्जेंट बहुत यूज में आ गया है और इस तरह से पानी का इकोसिस्टम खत्म हो गया। इतनी बात सुनिए। यहाँ पे जो दो चीज़ें बहुत खास है कि ये जो पानी जो हार्ड होता है जिसमें सोप काम नहीं करता, डिटर्जेंट काम करता है, उसमें हार्डनेस कौन से मेटल की वजह से होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हार्डनेस बढ़ा रहे हैं पानी के। डिटर्जेंट हर जगह काम कर जाता है, सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है। कितनी बात सुनी। ये दे रखा था सोप एंड डिटर्जेंट में, और यहाँ पे ये चैप्टर कार्बन कंपाउंड जो हमारे सिलेबस के हिसाब से था ये खत्म हो गया। इतना ही छोटी छोटी वैसे होने को कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा है, आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कोर्स में जो जितना दे रखा उतना खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी चैप्टर के, साइंस के सभी चैप्टर में एक्सरसाइज में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी चैप्टर के एक्सरसाइज में 2-3 सवाल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रखे हैं। उन सभी क्वेश्चन को, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सबके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सवाल दे रखा है, ये पहला सवाल एक्सरसाइज का। इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, पहला चॉइस 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा आंसर है इसका, ठीक है, इसका आंसर है बी, ठीक है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। जानते क्या होता है ये, जैसे ये हमारा इथेन है, इथेन ये एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, इसको इथ बोलते हैं, और ये एन है, ANEN है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी जो है ना हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, और इस तरह से 6 हाइड्रोजन लग गए। ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये 7 बॉन्ड्स है, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड दे रखा। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेनन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ब्यूटेनन जो है एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, सी आंसर हो गया, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसमें क्या सब स्क्रिप्ट लिखते, ये कैसे पहचाना, ये ओन से पहचाना गया कि ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर एसिड ग्रुप होता तो इसी का नाम होता ब्यूटेनाइक एसिड। अगर ये अल्डिहाइड होता तो ब्यूटेनल होता, अल लगता, कीटोन है तो नन लगा हुआ है। अल्कोहल होता तो ये ब्यूटेनॉल, ओल लगता, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नन लगा, ओन लगा हुआ है, तो ये कीटोन ग्रुप है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन और दे रखा है ऑब्जेक्टिव के,
ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, यानी जब खाना बना रहे हैं तो बर्तन बाहर से, बॉटम, बर्तन का जो बॉटम है बाहर से काला पड़ रहा है, काला होता जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका चॉइस दे रखा है, ए, द फूड इज नॉट कुक कम्प्लीटली, खाना अच्छी तरह से या पूरी तरह से पका नहीं है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल जो ना पूरी तरह से जल नहीं रहा। द फ्यूल इज वेट, जो जलावन है वो भीगा हुआ है। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल पूरी तरह से जल रहा है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये बी आंसर हो गया। हम लोगों ने बताया था कि जब भी कभी फ्यूल कम्प्लीटली बर्न करता है तो उसका फ्लेम जो निकलता है वो ब्लू कलर का होता है, पार्शियली बर्न करता है तो येलो कलर का होता है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ब्लैक कलर का होता है। और वही ब्लैक कलर, ब्लैक धुआं जो निकलता है वो बर्तन में या किसी भी चीज़ के अंदर वो चिपकता जाता है नीचे से। ठीक है। आमतौर पे जो फ्लेम होता है, फ्लेम जैसे हम लोग कैंडल जलाते हैं तो एक होता है फ्लेम, तो जितना भी गैसवेस फ्यूल होता है, क्या, जो गैसवेस फ्यूल होगा वो जब जलता है तब तो वो कंप्लीट कंबशन भी करता है और ब्लू कलर का फ्लेम भी बनाता है। जैसे हम लोग सर्दियों के दिन में क्या होता है, लकड़ी जलाते हैं हम लोग, सर्दियों के दिनों में है ना, रूम को गर्म रखने के लिए लकड़ी जला के रखते हैं, कोयला खरीद के लाते 40 रुपये 45 रुपये किलो, और फिर उसको जला के धुआं बाहर निकाल देते, फिर अंदर घर में रखते हैं। लेकिन जब वो कोयले को जला रहे होते हैं तो उसमें से आग नहीं निकलता है, यानी फ्लेम नहीं निकलता है, वो ऐसे ही जलता रहता है, हीट लाइट निकलता रहेगा, हीट लाइट निकलता है। तो फ्लेम क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बताते हैं कि वो जो लकड़ी है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के उसके जितने भी वोलाटाइल गैस है उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और सिर्फ सूखा हुआ जो कोक होता है या चारकोल होता है वो लेके आते हैं और उसको जलाते हैं। तो जब उसको जलाएंगे तो उसमें कोई गैस नहीं होगा, जब गैस नहीं होगा तो वो फ्लेम नहीं देगा, सिर्फ जलेगा, हीट एंड लाइट मिलेगा। मगर एक जैसे कि कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ से उसमें एक फ्लेम जलने लगता है, फ्लेम निकलता है। फ्लेम जब निकलेगा जब गैस बन बन के निकलेगा उसमें से, गैस जब जलता है तो फ्लेम देता है, या लाइट मॉलिक्यूल जलते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली जलता नहीं है तो ये बर्तन जो है ना ब्लैक होने लगता है नीचे से। ठीक है, ये हो गया। ये 2-3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, और ये जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होता है एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन आए दिन पूछे जा रहे हैं सभी चैप्टर का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या मैथ हो, सभी के एक्सरसाइज, मैथ में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर तक याद कर लिए ऑप्शनल का। वो इसलिए कि मैथ में जो ऑप्शनल है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज, एज इट इज, जो डेटा उसमें दे रखा वही डेटा डायरेक्ट पूछ ले रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी बायोलॉजी का जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, शुरुआती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी देख लीजिएगा, बाकी तो कर